आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। सेशन स्टार्ट होने के पहले मैं आपके चार्ट्स पढ़ रहा था, ठीक है। सेशन के दौरान टाइम कम मिलता है, तो देखिए 2:30 PM क्लास का रेगुलर टाइम नहीं है, बट सैटरडे का टाइम थोड़ा रैंडम रहेगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे जो भी क्लासेस होंगी दे विल बी शार्प 6 PM, दैट इज़ अ फिक्स टाइम। सैटरडे का टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मैं रखना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ और भी काम करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम फिक्स नहीं होता है। तो सैटरडे को हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको कि क्लास का टाइमिंग क्या है, वो आप शेड्यूल सैटरडे को देख लेना। बट मंडे टू फ्राइडे जब भी क्लास होगी 6 PM ही होगी, ठीक है। सो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना, सैटरडे को भी दिन में आना जब भी क्लास होगी, कभी 2 बजे होगी, कभी 1:30 बजे होगी, जब भी होगी तो आ जाना, ठीक है। बता देंगे पहले आपको, है ना। ऑलराइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आपने जो भी कल चीज़ें सीखी, सो उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो तब तक जो है, क्या आपको एक मैथमेटिकल जोक सुनाऊं मैं, ठीक है। शैल वी स्टार्ट विद ए क्लास विद ए मैथमेटिकल जोक। बुरा मत मानना, छोटा सा जोक है, समय की बर्बादी नहीं है, मूड अच्छा हो जाएगा तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। सो देखिए मैथमेटिकल जोक है कि एक बार एक बायोलॉजिस्ट जानते हो ना, हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, जीव विज्ञानी, ठीक है, और एक फिजिक्स का एक्सपर्ट जिसको फिजिसिस्ट बोल सकते हो, ठीक है, वो और एक मैथमेटिशियंस, राइट। तो ये लोग बैठे हुए थे एक होटल में, और होटल के सामने एक घर था। तो उस घर को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे बड़ी देर से, ठीक है, कि क्या हो रहा है उस घर में। तो उन्होंने उस घर में 2 लोगों को अंदर जाते हुए देखा और 3 लोगों को फिर बाहर आते हुए देखा, ठीक है। 2 लोग अंदर गए और 3 लोग बाहर आए। तो देखो क्या हुआ कि जो बायोलॉजिस्ट था उसने क्या बोला, पहले फिजिक्स वाले ने क्या बोला, फिजिक्स वाले ने ये बोला कि इट वाज ए रॉन्ग मेजरमेंट, ठीक है, कि 2 लोग जो है अंदर गए और 3 लोग बाहर आए, तो ही सेड दिस इज ए रॉन्ग मेजरमेंट। जो बायोलॉजिस्ट था उसने क्या बोला आपको पता है, कि दे हैव डेफिनेटली रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है, कि मतलब 2 लोग अंदर गए, 3 लोग अगर बाहर आए तो उन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, ठीक है। आपको पता है मैथमेटिक्स वाले ने क्या बोला, मैथमेटिक्स वाले ने बोला कि अगर एक और अंदर चला जाए तो अंदर कोई नहीं बचेगा। होप यू ऑल अंडरस्टूड। मैथमेटिक्स ने ये बोला कि एक और अंदर चला जाएगा तो कोई नहीं बचेगा अंदर, बिकॉज ही वॉज सेइंग दैट इट इज -1 ऑलरेडी, सो इफ 1 गोज इनसाइड देयर विल बी 0। होप यू अंडरस्टूड द जोक। पसंद नहीं आए तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। जस्ट ट्राई टू हैव सम फन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमने छोड़ा था, राइट। सो फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट वंस अगेन, एंड this particular question number 13, the inauspicious number, right, from where we stopped yesterday, right, कि हम नहीं करेंगे, डर गए थे ना, आज करेंगे क्योंकि आज आगे भी क्वेश्चंस हैं। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि रेड ब्लड सेल्स, यानी क्या हुआ आपका RBC, और ये कह रहा है कि एक ब्लड सैंपल में ये ग्रो करता है 10% पर आवर पहले 2 घंटे में, फिर डिक्रीज करता है 10% नेक्स्ट 1 आवर में, फिर कांस्टेंट रहता है नेक्स्ट 1 आवर में, और फिर से 5% डिक्रीज करता है पर आवर इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। तो बताना है कि अगर ओरिजिनल काउंट जो RBC का था वो 40,000 था, तो बताना है कि जो अप्रॉक्सीमेट काउंट होगा एट द एंड ऑफ 6 आवर्स वो क्या होगा। देखो आपको क्या समझना है, पहले कह रहा है कि ग्रोज बाई 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर्स। तो अब बताओ फर्स्ट 2 आवर्स में क्या होगा, आप कहोगे कि 10% इंक्रीज, और यहां भी आपका क्या होगा 10% इंक्रीज, 2 घंटे का हो गया हिसाब। फिर अगले 1 आवर में कह रहा है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगले कांस्टेंट का मतलब क्या है, कुछ नहीं हुआ। फिर कह रहा है उसके नेक्स्ट आवर में ये 5% इंक्रीज करेगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया, और 5% पर आवर नेक्स्ट 2 आवर्स, तो देखो ये भी मैंने लिख दिया। क्या यही हो रहा है या कुछ और भी हो रहा है? अच्छा, एक 10% डिक्रीज भी था, वो मैंने लिखा नहीं है, तो वो भी लिख लो। देखिए जिस घंटे में कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए कोई तीर बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। क्लियर और नॉट? जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इन 6 घंटों में 5 ही घंटे आपको बनाने हैं। तो आपको बताना है कि यहां आपने 40,000 से अगर स्टार्ट किया तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या होगी। देखिए आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं, मुझे पता है, वो ये है कि ये 10 और 10 मिला के नेट सक्सेसिव में आपको देता है 1%। तो आप कहोगे ये मेरे पास है 40,000, ये आपको पता है, तो एक वैल्यू तो आपकी हो गई 1%, एक वैल्यू आपकी हो गई 10%। अच्छा ये बताओ 5% का नेट 2 बार कितना होता है, 10.25% होता है या नहीं होता है? यस, दैट इज व्हाट यू विल गेट, 10.25% होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जो परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है वो मैं कैसे करूं सक्सेसिव फॉर्मेट में। कैन यू सजेस्ट
कि मैं पहले क्या कैलकुलेट करूं, 10% निकालूं या 10.25% निकालूं या फिर 1% निकालूं? व्हाट विल यू सजेस्ट? ठीक है, देखो 10.25% चाहो तो पहले निकाल लो, क्योंकि वो थोड़ा सा निकालना आपके लिए आसान होगा, है ना। सो आप चाहो तो पहला स्टेप जो आप करोगे, 1% भी आसान है, 10% भी आसान है, दे कैन बी इजिली कैलकुलेटेड एट एनी स्टेज। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये -1% है, यस, ये -1 है, तो 1% निकालना आपके लिए कभी मुश्किल होगा? ये कभी भी निकल जाएगा, इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट, राइट। -1 लिख दिया मैंने उसको। आप चाहो तो 10.25 सबसे पहले निकालो सक्सेसिव में, तो आप कहोगे मैंने 40,000 से शुरू किया और 40,000 में अगर मैं 10.25% सबसे पहले निकालता हूं, तो आपको पता है 10% इस नंबर का कितना होगा? 4,000 होगा। और देखो 1% कितना है? 400, उसका बाई 4 यानी 100। तो क्या ये 4100 होगा? जल्दी से बताओ आप। मैंने क्या बोला? देखो 10% इसका कितना हुआ? 4,000, 1% होगा 400, 0.25% होगा आपका 1% बाई 4 यानी 100, तो ये वैल्यू 4100 हो गई। क्लियर है सभी को? तो आप कह सकते हो कि यहां पर ये वैल्यू जो आएगी ये 44100 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब आंसर लगाने के लिए आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। आप कहोगे इनका जो नेट होगा, आप मुझे बताओ कितना होगा? क्या वो 9% से ज्यादा होगा या 9% से भी कम होगा? दैट्स व्हाट यू नीड टू टेल मी। 10% आपको प्लस करना है, फिर 1% माइनस करना है। आप रफली आइडिया लगाओ ना कि 10% अगर आप इसमें प्लस करते हो तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप कहोगे कि 48 के आसपास पहुंचेंगे। और 1% अगर माइनस करते हैं ना, 1% अगर माइनस करेंगे तो 1% लगभग 400 माइनस हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू बिकम इधर ए और बी फॉर श्योर, ना ही ये डी पे जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सभी को ये समझ में आ रहा है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तो एक तरीका हुआ, वन वे। अब दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का है, जो मैं वही कर रहा हूं, जितना अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी उतना बेहतर आप करोगे। दूसरी अंडरस्टैंडिंग आपको पता है कि 1% को आप ऐसे ही छोड़ दो। आपको पता है अगर सक्सेसिव में आप काम कर रहे हो तो 10 और 10 को मिला के क्या मिलता है? क्या 21% मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है? 10 और 10 को मिला के 21 मिलता है। यहां 0.25 आपका और है। मान लेते हैं ये 22 हो गया, मान लेते हैं 22 हो गया, फिर 1% माइनस है, 22 में 1 माइनस कर लो, कितना मिला आपको? 21 के आसपास मिला। तो इसमें अगर आप 21% अप्रॉक्स जोड़ोगे तो आप कहां पहुंचोगे? आप 48 के आसपास पहुंचोगे। इसलिए आंसर क्या होगा? सी। मैं आपको देखिए ये समझाने की कोशिश बार बार कर रहा हूं कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर लाना नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि क्या यही आंसर अराइव करने के लिए कुछ और भी कर सकते थे। जब आप ये लगातार करते रहोगे ना, तो आपके अंदर खुद वो स्किल आ जाएगी, जब आप इसको सोच पाओगे। मैं इसको फिर से समराइज करता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका कैलकुलेशन एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज मैंने आपको थियरी में पढ़ाई हुई है। मैंने आपको बोला कि अभी 3% आपके पास हैं जो नेट आपके पास बाकी हैं। अप्रॉक्सीमेट करके कैलकुलेशन करवा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला कि ये जो तीनों वैल्यू आपके सामने लिखी हैं, आप पहले इन दोनों को देखना। बस इन दोनों को अगर आप देखते हो तो आप कहते हो कि 10 और 10 ही होते तो 21 मिलता मुझे। लगभग 10 और 10 से मान लिया 21 मिलता। मैंने कहा यहां 0.25 और है, तो आप बेस्ट केस में कहोगे कि 21.5% हो जाएगा। चलो, या 22 मान लो, इसको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लगभग, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, लगभग। फिर आपने कहा -1% है, -1% है, तो इनका नेट डायरेक्ट आपको कितना मिलेगा? अप्रॉक्स आप कहोगे चलो 21.5 है, ये आपका 1% माइनस होगा। अब आपको पता है कि देखो 10% होता है और -1% होता है, तो इनका जो नेट होता है वो 9 से छोटा आता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ये कहोगे आप इसका अगर आप सम भी निकाल लोगे तो ये वैल्यू आपको कितना दे देगा? आपको अगर आप इसका नेट निकालते हो तो ये वैल्यू आपकी 20.5% के आसपास आ जाएगी। इससे भी छोटी वैल्यू एक्चुअली आएगी, रफली लिटिल लेस देन दिस। अप्रॉक्स इतना हुआ, तो 20% के अप्रॉक्स अगर है तो आपको दिख नहीं रहा है कि आपका 40,000 लगभग 48 के आसपास पहुंच जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। वो 10% जोड़ देना, 1% जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना। मैं आपको ये टारगेट लेकर नहीं चल रहा हूं कि आपका पेपर प्रीलिम्स में बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, वो तो एनीवे हो जाएगा अगर सही चीज सीखोगे तो, पर मेंस में अच्छा होना चाहिए ना। तो अभी समय भी है और अभी इस पे काम करिए आप। अपने कैलकुलेशन एस्पेक्ट पे काफी फोकस करूंगा मैं आपको। देखो ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल होता है ये, और ये $1 मिलियन क्वेश्चन आपके लिए है। मैं आपको बता रहा हूं, दिस क्वेश्चन केम इन कैट एग्जाम। ठीक है, इसलिए मैं जानता हूं, कभी कैट पढ़ाता था, तो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ करता था। पढ़े? ठीक है, तो कह रहा है कि जो एक ओनर है एक आर्ट शॉप का, वो अपना बिजनेस इस तरीके से करता है
कि every once in a while he raises his prices by X%, then a while later he reduces all the prices by X%, फिर कह रहा है एक और बार ये अप डाउन साइकिल वो करता है और इससे पेंटिंग की जो प्राइस है वो 441 लेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर कह रहा है एक और अप डाउन साइकिल हुआ और पेंटिंग को सेल किया उसने 1944.81 में, तो बताना है कि ओरिजिनल प्राइस जो है पेंटिंग की वो कितनी थी। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल, ये जो सवाल यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या है कि एक साइकिल इन्होंने बोला है अप डाउन साइकिल। जरा अप डाउन साइकिल को समझो क्या है। अप डाउन साइकिल का मतलब क्या है कि अगर वो एक बार प्राइस को X% इंक्रीज करके बेचेगा तो फिर कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद नेक्स्ट टाइम वो इसी प्राइस को X% डिक्रीज भी कर देगा। इसको बोला गया है अप साइकिल, इसको बोला गया है डाउन साइकिल, मतलब कम कर दिया गया। तो ये क्या कह रहा है कि एक साइकिल आपकी हो गई लेट्स से X% इंक्रीज और फिर आपकी हो गई X% डिक्रीज। हुआ? सभी को क्लियर हुआ ये? फिर कह रहा है एक और ऐसी साइकिल हुई है, राइट? तो यहां पर यही दिया हुआ है कि जब ये साइकिल एक बार ऐसे हुई तो ये 441 रुपीज प्राइसेस कम हो गई। यानी ये साइकिल जब दो बार हुई तो यहां जो भी प्राइस था शुरू में, अब ये प्राइस कितना कम हो गया? ये प्राइस आपका 441 कम हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि एक और सेकंड साइकिल इस तरह से रिपीट की गई है, X% इंक्रीज और सिंपली X% डिक्रीज। जब ये साइकिल फिर से इस तरह से रिपीट की गई है तो फाइनल जिस प्राइस में इसको बेचा गया है, फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो 1944.81 आ रही है, राइट? क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन है। अब अगर ये क्वेश्चन है तो उसने पूछा गया है कि आपको बताना है कि इसका ओरिजिनल प्राइस इस पेंटिंग का कितना होगा। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द पेंटिंग? अब जरा इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब क्वेश्चंस को करना कैसे चाहिए, है ना? व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? बताऊं या नहीं बताऊं? ठीक है, समझाता हूं। बहुत आसान है, अगर ध्यान दोगे तो आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा। देखिए पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आप लोगों को बताना है कि X% इंक्रीज और X% डिक्रीज का नेट क्या होगा। क्या ये परसेंटेज डिक्रीज होगा या नहीं होगा? यस, ये परसेंटेज डिक्रीज होगा। कभी भी अगर आप सर्टेन परसेंटेज से किसी वैल्यू को बढ़ा दो और उसी परसेंटेज से कम कर दो तो वो नेट डिक्रीज कहलाता है। वो नेट डिक्रीज कहलाता है या नहीं? तो इसका मतलब मैं लगा लेता हूं कि मान लेते हैं ये Y% डिक्रीज है, इन दोनों का नेट मान लेते हैं कि Y% डिक्रीज है, तो मैंने Y% डिक्रीज लिख दिया। तो आपको पता है कि ये जो पूरा है इसका नेट भी क्या होगा? इसका नेट भी होगा आपका Y% डिक्रीज। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके कम से कम लिख सकता हूं। फिर मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर अगर ये वैल्यू 441 कम हुई है तो क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो 441 से ज्यादा होगी या 441 से कम होगी? देखो आप कहोगे लेट्स से मैंने किसी भी वैल्यू से शुरू किया, उसको अगर मैं कम करूंगा तो यहां जो वैल्यू आएगी वो थोड़ा सा छोटी आएगी और उस थोड़ा सा छोटी वैल्यू पे सेम Y% इस बार थोड़ा कम मैग्नीट्यूड देगा, कम देगा। मुझे नहीं पता कितना कम देगा पर कम देगा। यानी मुझे पता है कि ये 441 तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 400 और वॉट एवर, आई डोंट नो, बट इससे लेस है। मतलब आप कह सकते हो लेस देन 441, पर कुछ तो होगा, पर इतना पता है इससे कम होगा। ठीक है, अब जरा बताओ कि ये फाइनल वैल्यू अगर 1944.81 है तो मैं यहां से अगर वापस यहां जाना चाहता हूं तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा पहले। तो वापस जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। आप कहोगे आप इसको जोड़ोगे जो कि पता नहीं है क्या है, लेकिन वापस जाते समय इसको तो जोड़ना पड़ेगा। तो 1944 में अगर मैं 441 जोड़ूंगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपको 2300 कुछ मिलेगा? यानी ये वैल्यू डेफिनेटली 2300 समथिंग से ज्यादा है। 2300 समथिंग से ज्यादा आपने कहा कि कौन कौन सी वैल्यूज है, तो आपने कहा ना तो डी है ना तो बी है। यानी दो ऑप्शन का बिल्कुल काम तमाम हो गया, दे आर नॉट करेक्ट। ठीक है, अब आप कहोगे दो ऑप्शन अगर करेक्ट नहीं है तो अब जो दो ऑप्शन है इन्हीं में से कुछ सही है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा खूबसूरत लग रहा है? ए ऑप्शन? नहीं, ए ऑप्शन खूबसूरत नहीं है, बड़ा ही खतरनाक है। सी लुक्स मोर खूबसूरत। तो लेट्स गो टू सी एंड चेक। अगर सी गलत होगा तो ए सही होगा। जब दो ही ऑप्शन बचे 50-50 तो फिर क्या दिक्कत है? और यहाँ तो कोई पैसे भी दांव पे नहीं लगे ना केबीसी की तरह कि आपको क्विट करना है। क्विट नहीं करना है, यहाँ तो हमें ट्राई करना है। अगर सी गलत होगा तो ए सही होगा, राइट? तो चलो जी जरा चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। आपने कहा कि अब 2500 से शुरुआत कर लेते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि ये वैल्यू लेट्स से अगर आपने लिया 2500 आपने लिया और इसमें 441 कम कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आई जरा बताओगे आप?
आप कहोगे इसमें 441 अगर आप कम करोगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी सिंपली 2060, रफली लिखना, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, रफली 2060 आ गया, ठीक है। अच्छा ये परसेंटेज कितना होगा 441 रफली, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2500 का ये कितना परसेंटेज है आप रफली निकालोगे तो आप कहोगे ये 20% नहीं है, ना ही ये 15% है, ठीक है, दोनों गलत हैं, क्योंकि अगर आप 15% निकालोगे तो 375 आना चाहिए, 20% अगर आप निकालोगे यहाँ तो 500 आना चाहिए, उसके बीच में कहीं कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से मैंने कहा कि 17% है, अगर एग्जैक्ट निकालना है तो भी निकल जाएगा, आप इसको 1/4 करोगे ना, 4 से डिवाइड कर लोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। आई डोंट नीड इट, सॉरी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी, जरूरत नहीं है, लगभग सोच लो 17% हो गया। अच्छा ये बताओ कि ये अगर 17% डिक्रीज है तो ये भी 17% डिक्रीज होगा, तो आप बताओ 2060 का अगर आप 17% डिक्रीज करोगे तो क्या आपको ये 1944 मिलेगा? आप इससे बहुत कम वैल्यू पाओगे। 17, इसका 10% निकाल लो कितना है 206, अगर आप 2060 में 206 माइनस करते हो तो भी आपको 1800 समथिंग मिलेगा। अगर यहाँ मुझे 1900 समथिंग चाहिए तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे बड़ी हो, शुरुआत मुझे बड़ी वैल्यू से करना पड़ेगा, तो वो बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है? ए ऑप्शन। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो आपको लगेगा कि दिस इज वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, राइट, बट इट इज ए प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन, राइट, प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन। और अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरे पिछले लेसन्स देखने पड़ेंगे जहां मैंने थ्योरी पढ़ाई है पूरी सक्सेसिव की, और मैंने सिंपल से लॉजिक का इस्तेमाल किया है। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो वैल्यू आएगी उसमें परसेंटेज डिक्रीज लगभग 17% करोगे तो क्या मिलेगा। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, आपको इसको समझना है, बस आप घर पे जाना है, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में नहीं आने का कोई सॉल्यूशन नहीं, मैंने बोला मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है सर, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए, राइट, दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही जा रहा है, कुछ सीख ही नहीं रहे हो, फिर आप थोड़ा सा दिक्कत होनी चाहिए आपको। चलो जी, ये सवाल देखो, कह रहा है कि जो एक सीमेंट उद्योग है उसमें जो वार्षिक उत्पादन है, मतलब जो आपसे कह रहा है कि एनुअल प्रोडक्शन है, वो बिजनेस साइकिल पे डिपेंडेंट है। फिर कह रहा है कि जो पहले साल क्या हो रहा है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ये 18% से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 12% डिक्रीज़ है, फिर क्या है अगले 2 साल में 18% इंक्रीज़ है ईच ईयर, और फिर क्या है 12% से डिक्रीज़ कर रहा है। तो बताना है कि टॉकिंग नहीं होना चाहिए, टेकिंग होना चाहिए। टेकिंग 2008 इज द बेस ईयर, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट इफेक्ट ऑन सीमेंट प्रोडक्शन इन 2012। सो 8 to 9 जा रहे हो, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12। चलो सॉल्व करो इसको, क्या आंसर है बताइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे कुछ ऐसा कह रहा है, तो इन्होंने 2008 के बारे में देखिए पहले तो इन्होंने कुछ बात ही नहीं करी है, तो इस क्वेश्चन में कुछ तो डेटा में भी एरर है। 2008 से शुरू किया या कहाँ से शुरू किया, इन्होंने शुरू में तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें सिंपल सी जो कहानी दी है वो जरा करते हैं। इसमें दिया हुआ है कहानी कि 2 बार 18% से बढ़ा, ये क्वेश्चन का डेटा इनकरेक्ट है, नॉट कंप्लीट, बिकॉज 8 और 12 क्या है, कुछ बताओगे तब जान पाएंगे ना, ऐसे कैसे जान जाएंगे। तो 18 का इंक्रीज है, फिर कह रहा है 12 का डिक्रीज है, फिर आपसे कह रहा है 18 का इंक्रीज है, राइट, और फिर कह रहा है आपसे कि 12 का डिक्रीज है, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। दैट्स द स्टोरी, है ना। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट इफेक्ट ऑन सीमेंट प्रोडक्शन इन 2012। सो अब अगर आपको इसका नेट निकालना है, लेट से आपको कैलकुलेशन करनी है कि इसका नेट वैल्यू क्या होगा, ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस। ओके, एक चीज तो देखो आपको क्लियर है कि अगर मैं इन दोनों का नेट निकालूंगा, 18 और 12 का, तो ये आपका 6% से भी छोटा आएगा मैग्नीट्यूड में, राइट, 6% से भी छोटा आएगा। तो आप ऐसा देखो कि इन दोनों को अगर मैं हटा दूं अभी, राइट, ये भी 6% से मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, रफ आइडिया लगाओ, तो आपको कि यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, तो ये तो बन जाएगा सीधे सीधे, अगर जोड़ भी दूं तो 36 बना रहा है, और 36 में ये 6% से कम है, मान लिया 4 लगा लो आप, तो 8 हो गया, यानी 44 के आसपास आप पहुंच गए, राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो यहां पर अब जो वैल्यू दी हुई है आप खुद देखो कि ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा है और ये तो हो ही नहीं सकते। आप ये बता पा रहे हो कि आपका आंसर लगभग सी आ रहा है, लगभग सी आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात। मैंने क्या बोला आपको कि जस्ट लुक एट द वैल्यू, डोंट कैलकुलेट। ये आदत मैं आपकी डलवाऊंगा धीरे धीरे। मैं क्या कह रहा हूं, 18 और 12 का जो
नेट परसेंटेज चेंज है वो डायरेक्ट डिफरेंस 6 आ रहा है, ये 6 से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये 18 और 12 का डिफरेंस क्या आ रहा है, आप जरा बताओ, 18 और 12 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 से थोड़ा छोटा होगा। ये ऑलरेडी 18 है तो ये सक्सेसिव, मैं जोड़ रहा हूँ, चलो 18 18 कितना हुआ 36, और 36 को 4 4 भी मान लो तो 8, राइट, 44 के आसपास आ रहा है। सो 60 इज वेरी फार, 60 इज वेरी फार, और ये जो वैल्यू मैंने निकाली है, राइट, उसके अराउंड आंसर होना चाहिए लगभग, दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तब करेंगे जब नीड होगी, राइट। जैसे आपको कहना है नहीं मेरे को एग्जैक्ट निकालना है तो निकाल लो एग्जैक्ट, फिर ठीक है। फिर आप कहोगे कि देखो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फिर आप या तो 18 और 12 का नेट निकालोगे, बिकॉज अल्टीमेट जो स्टोरी है आपकी वो देखो क्या है, आपका एक 18% बचेगा, और देखो ध्यान से ये 18 और 12 का आप नेट निकाल लो, राइट, दैट इज व्हाट यू कैन डू। और ये 18 12 का नेट निकालो, 2 बार तो आपके ये आ जाएंगे, 2 18% आ जाएंगे, और 2 आपके 18 और 12 के नेट आ जाएंगे। अब 18 और 12 का अगर आपको नेट निकालना है और आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, सो यू कैन जस्ट, देखिए 4 ईयर्स का निकल, मैंने बोला ना कि ये डेटा इन्होंने सही नहीं दिया है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लियर और नॉट। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इन्होंने 2008 और 12 को डिफाइन नहीं किया पहले, यार डिफाइन तो करना चाहिए कम से कम, इतनी कर्टेसी इनके पास होनी चाहिए। 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 4 ही होते हैं बस, ठीक है, 4 साल होता है। तो डेटा में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने सीधे इसको सक्सेसिव उठा लिया है और ऑप्शन पे बेस्ड मैंने इसको मार्क भी कर दिया, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि क्या है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू लगभग क्या आएगी, उसका आइडिया भी लगा लेते हैं। तो देखो 218, मैंने कहा जो मेरे पास 418 थे टोटल, मेरे पास ये एक सिनेरियो था ना आपके पास, ऐसा कुछ, दैट वाज द स्टोरी, राइट। सो मेरे पास अगर आप देखो तो मेरे पास 418 थे, जिसमें 218 यहाँ कंज्यूम हो गए, 218 यहाँ गए। अब दो जगह आपको 18 - 12 करना है। 18 - 12 अगर आपको निकालना है रफली, कि रफली कितनी वैल्यू होगी, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप अपना ए बी का जो फॉर्मूला होता है ना वो भी लगा सकते हो, a - b चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे रफली अगर आप देखोगे इस वैल्यू को तो 18 और 12 का गैप कितना देगा आपको, सीधे 6 दे देगा, माइनस 18 × 12 कितना होता है, 216 होता है, तो इसमें 2.16 लगभग माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको दे देगा 3.84%। अब आप खुद देखो कि यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज रियली रियली ट्रिकी, इट इज रियली रियली ट्रिकी, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। 3.84 और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 18 और 18 आ रही है, तो 18 का भी नेट अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 36 और 3.24, 39.24, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 3.84 और 3.84 ऐसे करके निकल के आएगी, आएगी या नहीं आएगी, क्लियर और नॉट। सो दिस क्वेश्चन इज रियली बेस ईयर 8 से स्टार्ट होगा और 2012 में, देखिए मैं कह रहा हूँ इस डेटा को मत ध्यान दो, ठीक है, डोंट लुक एट दिस डेटा। आप 8 और 12 में क्यों कंफ्यूज होकर बैठे हुए हो, मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूँ कि आपको नेट जो वैल्यूज दी हैं इंक्रीज और डिक्रीज, उसको यूज करके आंसर लगाना है। तो देखिए ये वैल्यू इज नॉट सो इजी टू कैलकुलेट, अगर आप एग्जैक्ट प्रोसेस में घुसोगे तो ये आसानी से नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके, बिकॉज 39.24 देन 3.84 देन 3. कैलकुलेशन, इस तरह की कैलकुलेशन आप एग्जाम में ना तो एक्सपेक्ट करो ना करना कभी, ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर मैं देखो ऐसे लिखता आपके सामने कि ये 40 है और 4 है और 4 है, ऐसा मैं सोचूं रफली, है ना, तो ये जो वैल्यू आएगी वो लगभग 48 के आसपास आएगा, तो 45% एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। 45 जो हमने मार्क किया दैट इज नॉट द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल वैरी, बट इट इज नॉट 60 ऑल्सो, इट इज नॉट 60 ऑल्सो। समझ में आ गया सभी को, 60 भी नहीं है, पर ये कैलकुलेशन इवन अगर मेरे को एग्जाम में मिलेगा तो मैं एग्जैक्टली कभी कैलकुलेट नहीं करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड द आंसर थ्रू दिस प्रोसेस ओनली, कि भाई ऑप्शन एलिमिनेट करो और देखो क्या है, बिकॉज ये कैलकुलेशन अगर आप एग्जाम में एग्जैक्ट करोगे ना देन बेटर लीव द क्वेश्चन, आई विल नॉट डू इट, आई टेल यू, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर, होप एवरीवन इज हैविंग दिस पर्टिकुलर क्लैरिटी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे सवाल करूं, चलो ये सवाल देखो, देखिए सवाल कह रहा है कि एक 2012 के एंड में एक शेफर्ड है, शेफर्ड का मतलब पता है क्या, शेफर्ड को देखो हिंदी में इन्होंने शेफर्ड ही लिख दिया, ठीक है। तो शेफर्ड बॉट 9 डजन गोट्स, और फिर कह रहा है कि इसलिए हर साल उसने P% कह रहा है गोट्स ऐड किए बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
और Q% उसने बेचे एंड ऑफ द ईयर, वेयर P इज ग्रेटर देन 0, Q ग्रेटर देन 0। अगर सेफर्ड के पास 9 डजन गोट्स हैं एट द एंड ऑफ ईयर 2016 आफ्टर मेकिंग द सेल्स फॉर दैट ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिए हैं। वंडरफुल क्वेश्चन आई टेल यू। देखिए कह रहा है कि 2012 से आप शुरू करोगे, है ना, ईयर 2012, एट द एंड ऑफ ईयर 2012 उसने 9 डजन गोट्स खरीदे हैं। फिर कह रहा है इसके बाद हर साल वो P% गोट्स ऐड करता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और सेल करता है Q% गोट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर जो कुछ कहानी दी है वो आपको बताना है, और कह रहा है कि जो 2016 है उसकी सेल के बाद ये दिया हुआ है कि उसके पास 9 डजन गोट थे एट द एंड ऑफ ईयर 2016। और ये देखना सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जितना उसके पास शुरू में था उतना ही उसके पास अंत में है। अच्छा गडेरिया, थैंक यू। क्या जितना उसके पास शुरू में था उतना ही अंत में है? यानी जब उसका परसेंटेज बढ़ाया गया और फिर जब उसका परसेंटेज कम किया गया, परसेंटेज बढ़ाया गया, परसेंटेज कम किया गया, परसेंटेज बढ़ाया गया, परसेंटेज कम किया, क्या ऐसा हो सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि जब एक बार P% वो इंक्रीज कर जाए और एक बार वो Q% डिक्रीज कर जाए, इसका नेट रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है? यही बता दो मुझे बस आप। क्लियर? क्या इसका नेट रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है? अगर इसका नेट रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तब तो लास्ट वाली वैल्यू बढ़ी हुई आनी चाहिए। अगर इसका नेट रिजल्ट नेगेटिव हुआ तब तो लास्ट वाली वैल्यू कम आनी चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जितना शुरू में उतना ही अंत में, तो भैया इसका नेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आते हैं। शब्द बड़े हैं, कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है, वैसी कहानी है इसकी, ठीक है। क्यों? जरा ध्यान से देखो, ये प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन हो गया आपका। अब P और Q में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? आप मुझे बताओ, ये लॉजिकली समझाया है मैंने कि नहीं? किसी क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करते हो तो डिक्रीज करके उसी लेवल पे लाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड कम चाहिए होता है Q का, राइट? ये वही है कि 25% बढ़ाया तो फिर 20% कम करो और 0 हो जाएगा, बिकॉज इंक्रीज्ड बेस पे आपको कम परसेंटेज चाहिए वापस आने के लिए। थियरी में बहुत अच्छे समझाया था, अगर आपको ध्यान हो, कि एक स्टेप इसका बड़ा है, एक स्टेप इसका छोटा है। अगर सही से देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ P का मैग्नीट्यूड Q से बड़ा होगा। बस द आंसर इज गोइंग टू बी C। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आधे से ज्यादा लोग बोल देंगे कि तो बकवास सवाल है, ठीक है, ऐसे सवाल कौन पूछता है? प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको बस लॉजिकली सोचना है, यहाँ कोई और टेंशन नहीं है, कुछ करना ही नहीं सवाल में। क्लियर हो गया सभी को मेरी बात, है ना? ये देखो, कई लोगों को दुख हो रहा होगा कि कोई फार्मूला ही नहीं लगा रहा हूं मैं। दुख हो रहा है ऐसा? नींद नहीं आएगी रात को आपको? ऐसा ना करें। चलिए, कह रहा है कि स्पाइडर है, उसने क्लाइंब किया 60 to 1/2% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 hour, and in the next hour it covered 12.5% of the remaining height. If the pole's height is 192 meter, then distance climbed in second hour is? चलो जल्दी से बताओ क्या है। आपको यहाँ फ्रैक्शंस का बेहतर इस्तेमाल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 62.5%, मैंने बोला था जब भी दिखे तो आपको दिखना चाहिए 5/8, दिख रहा है। फिर कह रहा है ये 1 hour में हो गया, और कह रहा है जो नेक्स्ट आर है उसमें ये 12.5% करेगा रिमेनिंग का। अगर 5/8 वो चढ़ चुका है तो रिमेनिंग कितना है? 3/8 है कि नहीं है? और उसका 12.5% यानी उसका 1/8। क्लियर और नॉट? तो यानी नेक्स्ट आर में वो कितना चढ़ेगा? 3/64। किसका? 192 का, क्योंकि टोटल हाइट कितना है? 192 है। क्लियर है कि नहीं है? मैंने बोला अगर टोटल मेरा 1 है तो उसका 5/8 वो चढ़ गया पहले घंटे में, 3/8 बाकी बचा, उसका 1/8, उसका 1/8। तो 3/64 इंटू 192 कितना हो गया आपका? ये हो गया 64 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इज 9 मीटर्स। ठीक है, क्लियर और नॉट? इट इज सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, बट ये सवाल भी पढ़ के लोग सोचने लगते हैं मकड़ी के बारे में कि वो चढ़ रही उतर रही, उनका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो खो जाते हैं, अपने बचपन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ऑलराइट,
रीड द क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि ए फैक्ट्रीज ईयरली बजट फॉर द परचेज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन शूज इंक्रीज बाई 60% दिस ईयर ओवर द लास्ट ईयर। If the price of the shoes increased by 20% this year, then the number of shoes it can purchase this year is what % greater than the number of shoes it purchased last year? देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या कह रहा है कि जो एक फैक्ट्री है उसका जो सालाना बजट है एम्प्लॉय के लिए प्रोटेक्शन शूज खरीदने का, ठीक है, तो वो कह रहा है 60% बढ़ गया, ओवरऑल बजट बढ़ गया 60%, यानी लेट से पहले अगर 100 रुपीज़ था तो अब 160 रुपीज़ हो गया, ठीक है। आप कह रहा है कि अगर शूज़ की जो प्राइसेस हैं वो 20% से बढ़ गई हैं तो बताना है कि जो नंबर ऑफ शूज़ वो खरीदेगा इस साल वो कितना % ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, एक तो प्राइस है, एक है आपकी क्वांटिटी या कंजम्पशन बोलते हो आप, और एक है आपका एक्सपेंडिचर। तो आपसे ये कह रहा है कि ये वैल्यू 60% बढ़ गई है, यानी ये वैल्यू 1.6 टाइम्स हो गई है, और आपको ये कह रहा है कि जो प्राइसेस हैं शू की वो 20% बढ़ गई हैं, तो ये आपका 1.2 टाइम्स हो गया है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग, वो आप यहाँ से निकालोगे। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू क्वांटिटी 1.6 अपॉन 1.2 आएगा, जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4/3 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3 होता है, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3 होता है तो क्या ये वैल्यू आपका 1/3 से इंक्रीज हो रहा है? मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि कभी भी अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3 है तो इट इज़ 1 + 1/3, यानी 33 1/3% का इंक्रीज है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, आपको मैं बता चुका हूं कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का केस है। तो ओवरऑल अगर 60% चेंज हो रहा है नेट, तो ये अगर 100 है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 160 होगी या नहीं होगी? साथ ही साथ आपको दिया है कि प्राइस 20% से इंक्रीज कर गया है, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 20% बढ़ा लो इसको, यहाँ पर आपका 120 आएगा। तो ये जो परसेंटेज चेंज है वो यहाँ से निकाल सकते हो आप कहोगे 40 का चेंज है 120 के ऊपर जो कि 1/3 है, तो ये 33 1/3% होगा। एनीवे यू कैन सॉल्व, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, क्लियर और नॉट? समझ में आ गया सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, उन्हीं का इस्तेमाल अभी सीख रहे हैं, है ना। अब देखो ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक रेट जो है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ शुगर इज ऑब्जर्व टू बी 2% मोर देन द इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर इन्फ्लेशन 2% बढ़ जाता है तो जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं आपकी वो 2% ज़्यादा हैं, टू बी 2% मोर देन द इन्फ्लेशन परसेंट। और कह रहा है जो शुगर है उसका प्राइस 1 जनवरी 1994 को आपको दिया है 20 रुपीज़ पर केजी, और जो अगले 2 साल हैं उसमें आपको दिया हुआ है इन्फ्लेशन रेट 8% ईच है, 8% है प्रतिदिन। तो जनवरी 1 1996 को बताना है कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा। बहुत सिंपल है, आपने कहा 20 था और जो इन्फ्लेशन रेट है उसके 2% ऊपर आपका प्राइस इंक्रीज है, यानी इन्फ्लेशन रेट यहाँ 8% है तो 10% इंक्रीज होगा आपका, 10% और 10%, राइट। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 21% इंक्रीज। तो 20 वैल्यू थी और 21% का अगर इंक्रीज हुआ तो 21% के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1.21। कोई क्वांटिटी अगर 21% इंक्रीज हो जाती है तो 1.21 टाइम्स हो जाती है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको वैल्यू मिल जाएगी 24.2, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? सी। क्लियर और नॉट? सभी को क्लियर है बात? बहुत ही आसान है। 21% ऑफ 20 अगर आप ऐसे भी निकालते तो आप कहते 21% ऑफ 20 विल बी 4.2, तो ये वैल्यू ऐड होके आपको देती 24.2। क्लियर? दैट्स अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक आइडिया। पढ़ो ये सवाल। देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि जो एवरेज सैलरी है मेल एम्प्लॉयज़ की एक फर्म में वो 5200 रुपये है, और जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कितनी है? 4200, और जो उनकी मीन सैलरी है वो कह रहा है 5000 है। तो बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। एक्चुअली में ये परसेंटेज का सवाल नहीं है, ये सवाल आपका है एलिगेशन का, एवरेज का, पर परसेंटेज चैप्टर में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ बस लिखा है व्हाट इज़ द परसेंटेज, राइट। बाकी ऐसा सवाल में कुछ भी नहीं है जो आपका ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो, फिर भी कर देता हूँ।
देखिए ये वैल्यू आपको दी है 5200 रुपये। तो अभी यहाँ लगेगा एलिगेशन, एलिगेशन नहीं आता है तो परेशान मत होना, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 5200 है, ये 4200 है, यहाँ आपको दिया है 5000। तो एलिगेशन लगाते हो तो ये आपका 8 हो जाता है, इधर ये वैल्यू आपकी 2 हो जाती है, 4:1 बन जाता है। ये मेल है, ये फीमेल है, सो 1 आउट ऑफ 5, टोटल 5 हुआ ना, 20% कहलाता है ये। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन वहाँ का है, बस एक परसेंटेज निकालना था, इसलिए इसको इन्होंने बोल दिया कि परसेंटेज का सवाल, बट ये परसेंटेज का सवाल ही नहीं है, सवाल आपका सिंपल है एवरेज का। ठीक है, एनीवेज एलिगेशन आता होगा तो ठीक है, नहीं आता है तो सवाल को इग्नोर कर देना, बाद में देख लेना। चलो ये देखो, सवाल कह रहा है कि एक सैंपल है, 50 लीटर ग्लिसरीन है और उसको क्या किया गया, उसमें मिलावट कर दी गई। आजकल बहुत मिलावट हो रहा है। परसों ही न्यूज़ आई कि कोई यहाँ पर दिल्ली में कोई फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसमें जो है वो जीरा बना रहे हैं, फालतू चीज़ों से जीरा पाउडर बन रहा है, जो लोग खा रहे हैं, कई क्विंटल यहाँ बरामद हुआ है। तो कुछ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वैसा ही कह रहा है कि 50 लीटर ग्लिसरीन है, उसको एडल्ट्रेट किया गया है टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, उसको एडल्ट्रेट कर दिया गया। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%। जरा बताना है सवाल। ओके बताओ प्लीज, इसका टाइम सॉल्व करो इसको। तो इसमें कह रहा है कि इसका एडल्ट्रेशन किया गया है टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, 20% इसको एडल्ट्रेट कर दिया गया, और बताना है कि कितना प्योर ग्लिसरीन इसमें और ऐड कर दिया जाए कि जो परसेंटेज है ना इम्प्योरिटी का वो 5% हो जाए। आप मेरे को एक बात बताओ कि 50 लीटर आपका ग्लिसरीन है, दैट्स व्हाट यू वांट, है ना, ये वैल्यू आप चाहते हो कि 95% के बराबर हो। क्या मैंने जो लिखा है वो सही है गलत? अब बताओ मैंने क्या लिखा आपके सामने, मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, आप चाहते हो कि ग्लिसरीन ऐड करो और ग्लिसरीन ऐड करके जो इम्प्योरिटी हो वो 5% हो। इस पूरे प्रोसेस में अभी ध्यान से देखना, पूरे प्रोसेस में जो भी यहां तक हुआ है, क्या ग्लिसरीन आपका 50 रहेगा? नो, ग्लिसरीन आपका 50 नहीं रहेगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको यहां पर यह चीज समझनी है कि ग्लिसरीन लास्ट वाले स्टेप में ऐड हुआ है, तब वो जाके 5% बना है। अब मैं आपको समझा रहा हूं ये कहानी क्या है। कहानी ऐसी है, देखो कि 50 लीटर आपका ग्लिसरीन था और आपने कहा कि करना यह है कि ये 80% हो जाए और जो इम्प्योरिटी है वो 20% हो जाए। तो अगर ये मैं 80 बना रहा हूं, ये अगर मैं 80% बना रहा हूं, तो आप बताओ 20% कितना होगा? कैन यू टेल मी? अगर मैं इसको 80% बनाऊंगा तो इसका 20% क्या होगा? 1/4 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यानी ये वैल्यू जो होगी ये आपकी 50/4 होगी। अब दोबारा आप क्या कर रहे हो, आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो? आप इसमें ऐड कर रहे हो ग्लिसरीन, इंप्योरिटी इतनी रहेगी, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये जो इंप्योरिटी है, ये इंप्योरिटी अब केवल 5% हो जाए। अगर ये 5% इंप्योरिटी है, सो मैं अब ये पता करना चाहूंगा कि भैया 95% क्या होगा जो कि ग्लिसरीन है। तो आपको होगा 95% के लिए इसको 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप इसको 19 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 950/4। हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप जरा डिवाइड करो और देखो कितनी वैल्यू आ रही है। 95/4 करना है, तो आप कहते हैं ये 140 नहीं है, 140 होता तो 960 बनता, ये आपका बनेगा 137.5। इतना टोटल ग्लिसरीन होना चाहिए। क्लियर है नॉट? तो 50 से अगर आपको 137.5 पे जाना है, सो आपकी कितनी वैल्यू आपको ऐड होती हुई दिख रही है? जरा देखो, कुछ गलत किया है मैंने? क्या गलत किया बताओ जरा, व्हाट मिस्टेक? अच्छा सॉरी, ये 200 समथिंग आ जाएगा ना? यस, ऑलराइट, ये वैल्यू 100 समथिंग नहीं आएगी एक्चुअली, रफली आप कह सकते हो 240 के आसपास आएगा। तो जो एडिशन हुआ है वो 110 होना चाहिए। क्या ऑप्शन ही करेक्ट है? मैंने कहाँ मिस्टेक करी है? प्लीज बताओ। इंप्योरिटी आपकी 50/4 होगी ना इसमें, बिकॉज दिस इज 80%, सो 20% विल बी 1/4 ऑफ इट। और अगर इतनी इम्प्योरिटी है सैंपल फाउंड, अच्छा सॉरी, मैंने गलत किया। ओके, देखिए ये पूरा जो सैंपल था ना, इसमें ही 20% आपका एडल्ट्रेशन था। सॉरी आई मेड ए मिस्टेक। ठीक है, मैंने समझा कि इसको बाद में मिला के ना 20% एडल्ट्रेट किया गया है, सो आई वॉज सेइंग इट इज 80%। ऐसा नहीं है, ये 50% का जो मिक्सचर है ना, सैंपल है, वही एडल्ट्रेट हो चुका है, 20% मिलावटी है, राइट? सो सॉरी, आई एम करेक्टिंग इट। तो ये आपका 40 है और इम्प्योरिटी आपका उसमें ऑलरेडी 10 है।
अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो वैल्यू हो ये इसमें ग्लिसरीन मिलाओ और इस तरह से मिलाओ कि ये इम्प्योरिटी कम हो जाए, ये 5% रह जाए। तो 5% अगर आप 10 के बराबर कर दोगे तो 95% कितना होगा ज़रा बताओ, 190 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर मुझे ग्लिसरीन को 190 करना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 150। सॉरी, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत पड़ गया था ये सवाल, है ना? क्लियर है कि नहीं? ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5% अगर 10 है तो 100% 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कितना चाहिए, 95, सो 95 कितना होगा वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। सो सिंपली आई रोड, मतलब मैंने इसको गलत पढ़ा इसलिए मैंने गलत लगा दिया था, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कोई शुद्ध फल है, ताज़ा फल, फ्रेश फ्रूट, उसमें 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। तो बताना है कितना ड्राई फ्रूट ऑब्टेन होगा अगर आपके पास 100 kg है फ्रेश फ्रूट का, ठीक है। ये सवाल देखिए बहुत आसान है, इसको सही से अंडरस्टैंड करना। देखिए यहाँ पर आपको ये मानना है कि कोई भी फ्रूट है फ्रेश या ड्राई, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक हम कहेंगे कि फ्रूट कंपोनेंट है उसमें, राइट, और एक कंपोनेंट है वाटर का। तो देखो क्या है कि फ्रूट जो कंपोनेंट है, प्योर फ्रूट कंपोनेंट है ना, चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो या फिर वो ड्राई फ्रूट हो, इन दोनों में वाटर भी होगा और फ्रूट कंपोनेंट भी होगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं ना 68% वाटर है फ्रेश फ्रूट में, तो मैं लिख रहा हूँ फ्रेश फ्रूट में अगर 68% वाटर है तो आप कहोगे बाकी का जो 32% है वो क्या होगा, वो प्योर फ्रूट होगा। फिर कह रहा है आपको कि जो ड्राई फ्रूट है उसमें 20% वाटर है, तो आपको पता है कि वहां पर जो फ्रूट कंपोनेंट होगा वो आपका 80% होगा। अब आपसे कह रहा है कि आपके पास 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है। अगर आपने यहां पर फ्रेश फ्रूट लिया 100 किलोग्राम, तो मैं ये पूछूंगा कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन होगी। केवल वाटर कंपोनेंट चेंज हो रहा है। अगर आपने लेट से 100 kg यहां पर लिया तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये आपका इज इक्विवेलेंट टू, मैं इसको हटा सकता हूं, इसमें कितना फ्रूट होगा आपका, ये 68 तो वाटर हो गया, 32 kg आपका फ्रूट कंपोनेंट होगा। अब आपको इससे ड्राई फ्रूट अगर बनाना है तो आपको ड्राई फ्रूट में मैं भी इस वैल्यू को 32 kg ही रखूंगा, ठीक है। ये तो चेंज नहीं होने वाला फ्रूट कंपोनेंट, लेकिन आपको पता है यहां पर ये रेशियो जो है 4:1 होता है फ्रूट का वाटर से। तो अगर ये 4 को करेस्पॉन्ड कर रहा है तो 4 8 जा, तो ये 8 को करेस्पॉन्ड करेगा, तो 32 और 8 मिला के कितना हो जाएगा, 40 kg, ठीक है। तो बस इसमें यही आपको समझना है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होता। एक तरीका और भी है, ऐसे सोच सकते हो कि ये जो 32 kg फ्रूट कंपोनेंट है ड्राई फ्रूट में, ये आपका 32 kg किसके बराबर होगा, 80% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें 80% मिक्सचर फ्रूट का होता है। तो यहां से आप अगर 100% निकालते तो क्या आ जाता, आप यहां से निकालोगे तो आपको 40 मिलेगा ना, 40 आंसर हो जाएगा। उसको आप फ्रूट पल्प भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल लो, कि प्योर फ्रूट बोल लो, फ्रूट पल्प बोलो, जैसे भी आपको समझ में आए, ठीक है। कौन बार बार शॉर्टकट चिल्ला रहा है, राइट? ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट, जब चीज़ें इतनी डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाई जा रही है ना, उसको अच्छे से सीखने पे कोशिश करो। आपका होता है रिजल्ट, कोई और ऐसा जादू की छड़ी है क्या कि चल जाए और मैं तुरंत ही सब कुछ सीख जाऊं, मुझे दोबारा ना करना पड़े। यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये धीरे धीरे बिल्टअप होगा, राइट? कहते हैं ना कि कोई अगर आपके पास लेट से बीमारी है, लेट से यू आर फैट एंड यू वांट टू गेट स्लिम, देयर आर 2 वेज आउट। एक तरीका क्या होता है कि आपको दवा देके पतला कर दिया जाए, ठीक है, एक तरीका ये होता है। एक तरीका क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करके पतले हो जाओ। आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि पतला होने का अच्छा तरीका क्या है। दवा वाला तरीका अच्छा है क्या? नहीं। क्या तरीका अच्छा है? वो आपका सडन अभी फ़ायदा करेगी, आपको हो सकता है आपका वजन भी कम हो जाए, लोग कहें वाओ यू आर लुकिंग स्मार्ट, पर आपके साथ कुछ भी धोखा हो सकता है। जब आप एक्सरसाइज करके चीज़ें सही करते हो ना, इट इज़ सस्टेनेबल, राइट? सो प्लीज़ गो अहेड विद द क्लास। ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी फिर, ठीक है। चलिए सवाल देखो, आप कह रहे हैं कि एक कॉलेज है, उसने रेस किया है 75% अमाउंट जो इसको चाहिए नई बिल्डिंग बनाने के लिए, और ये कैसे आया इसके पास? इसने 600 रुपीज़ का एवरेज डोनेशन लिया है उन लोगों से जो ऑलरेडी सॉलिसिटेड हैं,
ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि ऑलरेडी सॉलिसिटेड का क्या मतलब है, ठीक है। कुल मिला के ये कह रहा है 600 रुपीज़ आपको मिला है हर एक आदमी से, एक सर्टेन टाइप के लोग हैं उनसे, और उससे 75% चूंकि इसको इकट्ठा करना था। अब ये कह रहा है कि ये जो इस कैटेगरी के लोग हैं, ये जो है 60% हैं वो लोग जिनसे कॉलेज डोनेशन मांगेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि कॉलेज को जो पैसा उठाना है या रेस करना है, नई बिल्डिंग के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ही उठाना है उसको। तो बताना है कि एवरेज डोनेशन उन लोगों से जो पैसा देंगे इनके अलावा, पहली कैटेगरी ने पैसा तो दिया ही है, उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा। तो आपको ये कैलकुलेट करना, मैं आपको क्वेश्चन यहां बना के दिखाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखो उन्होंने कहा कि उसने क्या किया है कि 75% पैसा ऑलरेडी उठा लिया है, 25% अभी नहीं उठाया है, ये बता रहा है। अब कह रहा है ये जो 75% पैसा इसने उठाया है, ये किन लोगों से उठाया है, जो ऑलरेडी सॉलिसिटेड कोई लोग होंगे, राइट, क्लियर। और ये भी दिया हुआ है कि ये वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनसे वो डोनेशन मांगेगा, लगभग ये डोनेशन मांगेगा लेट्स से 100 लोगों से, तो ये उसका 60% है। तो मैं एक सवाल अगर आपसे पूछता हूं, जो आप लोगों को अभी मुझे बताना है कि क्या मैं ऐसा बोलूं कि जितने लोगों से डोनेशन मांगा जाएगा उसमें से अगर वो 5 की टोटल क्वांटिटी है उनकी, तो आप कहोगे 3 लोगों ने उसमें से दे दिया है, 60% ने दे दिया है, 40% अभी बाकी हैं। तो यहां जो 60% लोगों ने दे दिया उनको मैं 3 से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां मैं इसको 2 से रिप्रेजेंट करूंगा जिनको देना है। आप कहोगे इन लोगों ने जो पैसा दिया है, इन लोगों ने जो पैसा दिया है वो दिया है 600 पर हेड है, ध्यान रखना 600 पर हेड दिया है, पर हेड, क्लियर। अब ये आपसे सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि अगर कॉलेज ने उतना ही पैसा रेज किया जितने की इसको जरूरत है, तो जो एवरेज डोनेशन इसको लेना है यहां से, ठीक है, वो कितना होना चाहिए। हाउ वी विल फाइंड इट, टेल मी हाउ विल यू फाइंड इट। दैट्स वेरी सिंपल। 75% आपको पता है क्या है, 600 इंटू 3 है। अगर 75% आपका 600 इंटू 3 है, तो क्या आप निकाल सकते हो 25% क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 600, यानी यहां से मुझे टोटल 600 चाहिए, तो यहां मुझे 300 चाहिए, तो आंसर कितना हो गया 300। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, बहुत आसान सवाल है। इन्होंने ये बोला कि 75% पैसा कहां से आया है, टोटल जिनसे डोनेशन लिया जाएगा उसमें से 60% लोगों से आया है। तो उस 60% से अगर आ चुका है तो 40% से भी आना है ना, बाकी है। तो मैंने वही बोला कि जिन लोगों से आ चुका है वो 3 पार्ट्स हो गए और ये 2 पार्ट्स हो गए। इनसे आ चुका है और क्वेश्चन कर रहा है कितना आया है, उनसे 600 रुपये ईच आया है। जिनसे आना है वो 2 हैं, उनसे 300 रुपये ईच चाहिए, तब जाके मुझे बाकी, क्योंकि देखो 75% जो अमाउंट है वो इसका प्रोडक्ट है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1800। तो जो 25% अमाउंट और रेज करना है वो क्या हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड किया तो 600 आ गया, 600 आ गया। अब मुझे यहां अगर 600 बनाना है और ये ऑलरेडी 2 है, तो मुझे ये 300 चाहिए, दैट्स वाई आंसर ए, ठीक है। क्लियर और नॉट, आगे बढ़ जाऊं मैं प्लीज, क्लियर, होप नोबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, नोबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। और भी बहुत तरीके हैं, बट दिस इज द मोस्ट सिंपल वे टू। परसेंटेज में बिल्कुल आप डिवाइड करके कर सकते हो कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज आप कहोगे 25% बन रहा है, 600 है, फिर इधर 12.5% निकाल के करोगे 2 से डिवाइड करके, दैट्स ऑल्सो वन वे आउट, यू कैन डू इट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, राइट। हाफ वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, बट दिस इज सिंपल, क्लियर, सिंपल मेथड, नो कन्फ्यूजन। ये चलो पढ़ो सवाल। कह रहा है कि एक बैक्टीरिया है, अगली पीढ़ी के 8 बैक्टीरिया में विभाजित हो जाता है। 1 बैक्टीरिया स्प्लिट्स into 8 bacteria of the next generation, but due to environment only 50% of one generation can produce the next generation. फिर कह रहा है if the 7th generation number is 4096 million, what is the number of bacteria in the first generation? देखिए इस बैक्टीरिया से इंस्पायर होकर आपको 8 बच्चे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें दुख भरी कहानी भी है, 4 लोग मर जाएंगे फिर, ठीक है। So don't get inspired by this story, keep the population lower as much as possible. तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है एक बैक्टीरिया अगर है आपके पास तो उसका पोटेंशियल क्या है, उसका पोटेंशियल है कि वो 8 बैक्टीरिया बना सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से क्या होगा कि वन जनरेशन जितना प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो इन्वायरमेंट का इशू है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 50% ऑफ वन जनरेशन कैन प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। अब आपको पता है कि इसमें से यही लोग आगे प्रोड्यूस कर पाएंगे, ये लोग आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, कौन प्रोड्यूस कर पाएगा? वो 4 लोग ही कर पाएंगे। तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरे पास एक्स बैक्टीरिया हैं लेट्स से शुरू में, ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेरे पास 8x बैक्टीरिया होंगे या फिर 4x बैक्टीरिया होंगे? टेल मी व्हाट विल हैपन। क्या मेरे पास 8x बैक्टीरिया होंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए? नहीं, मेरे पास केवल 4x होंगे, बिकॉज 8x बनाएगा तो ये, राइट, आपको पता है 8x बनाता अगर फुल कैपेसिटी में काम कर पाता, लेकिन पता है आधे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेरे पास केवल 4x बैक्टीरियाज होंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है ये लिखने का कि आपका जो इसेंशियली यहां ग्रोथ हो रहा है वो आपका x है, फिर आपका 4x है, फिर ये जो वैल्यू है ये भी 4 टाइम्स हो जाएगी। एवरी स्टेप में आपका ये 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो ये वैल्यू आपका 16x हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ये चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप जो सेकेंड स्टेप है वो 4 की पावर 1 है, थर्ड जनरेशन जो आया आपका वो क्या आया? 4 की पावर 2 आया। व्हाट अबाउट दिस सेवेंथ जनरेशन? सेवेंथ जनरेशन में क्या आपका 4 टू द पावर 6 आ जाएगा? यस, फर्स्ट जनरेशन में 4 की पावर 0 इंटू एक्स, सेकेंड जनरेशन में 4 की पावर 1 इंटू एक्स, 4 की पावर 2 इंटू एक्स, तो सेवेंथ जनरेशन में आ जाएगा 4 की पावर 6 इंटू एक्स। एग्जाम में सारे जनरेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लॉजिक अगर देख लोगे ना कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो आप ऐसे लिख दोगे। और ये वैल्यू किसके बराबर है? 4096 के। क्या आपको पता है ये चीज कि 2 की पावर 12 4096 होता है? नहीं पता, जान लेना। 2 की पावर 10 जो आपका होता है वो होता है 1024। 2 की जो पावर्स होती हैं कम से कम 10 पावर तक आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर पता है तो आपको पता है इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 मिल जाएगा, तो ये 2 की पावर 12 है। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो वैल्यू है 4 की पावर 6, ये भी 2 की पावर 12 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 मिलियन। इट इज 1 मिलियन बैक्टीरियाज जो शुरू में थे। ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, बट इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप अगर लॉजिक समझ गए तो आप आसानी से आंसर निकालोगे, बट इसमें भी लोग फंसते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर होना चाहिए। ये सवाल देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक आदमी है, उसने डिवाइड किया एक नंबर को 6 से इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 6। क्लासिकल क्वेश्चन, बट इट शुड बी डन इन ए क्लासिकल वे ऑल्सो। ठीक है, करें। कह रहा है एक आदमी है, उसने एक नंबर को 6 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करना था 6 से। तो देखो नंबर ही 6 ले लेना। क्यों? नंबर तो आप कोई भी ले सकते हो, x। 6 इसलिए लेंगे बिकॉज अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी इंटीजर रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर रहेगा। अगर आपने 6 नहीं लिया, आपने कहा मैं x लूंगा, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, वो x कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो 6 ले लो, तो आपने कहा उसको करना था मल्टीप्लाई, यानी उसका आंसर आना चाहिए 36, लेकिन उसने कर दिया डिवाइड। अगर डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर आ गया 1। तो आपका जो परसेंटेज त्रुटि है, एरर है, आपको यह देखना होता है कि मेरा बेस क्या है। बेस होगा ओरिजिनल आंसर, सही में उत्तर क्या होता वो बेस है। तो आपको दिखाना है कि 1 कितना परसेंट कम है 36 से। तो आप सिंपल से कहोगे, देखो ध्यान से कैसे करोगे, 1/36 अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बताओ परसेंटेज के टर्म में कितना होगा। क्या आपको पता है 1/9? ये तो पता ही है ना कि 11.11 होता है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1/36 तो इसको 4 से आप फर्दर डिवाइड करोगे। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर आप क्विकली देखो 4 2 8 होगा, 3.11 अप्रॉक्स आप कहोगे 2.8 आएगा। अगर ये रफली 2.8 आ रहा है मेरा, ये वैल्यू 1/36, तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है अगर मैं इसमें -2.8% घटा रहा हूं, ये जो वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी? क्या ये 97.2% होगी अप्रॉक्स? 97.2% अप्रॉक्स केवल बी ऑप्शन में लिखा है, आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये देखते 97 पॉइंट में 2 ही ऑप्शन है, एक सी और बी, और हमने देखा कि रफली 2.8% है, तो 100% -2.8% करोगे तो 97.2% आएगा, जो लगभग बी ऑप्शन है। अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, आप सिंपल सा ये बोलोगे कि मुझे क्या निकालना है, आपको निकालना है ये कि 35/36 कितना परसेंटेज है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट।
अब आप कहोगे 1 माइनस 1/36, आपका बनेगा 100 माइनस 1/36, कुछ ऐसा वैल्यू बन जाएगा आपका। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप खुद देखो 100 माइनस ये वैल्यू आपकी 50/18 हो जाएगी। आप फर्दर डिवाइड करोगे तो 25/9 हो जाएगी। आप डिवाइड करो जरा, 9 दूनी 18, 7 25, ऐसा आ गया। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 97, 2/9%। ऑलराइट, ऐसे सवालों में ट्रिक की तलाश ना करें। कौन है ट्रिक वाला भाई? जीवन सुधार लो, मौका है, ठीक है ना। लाइफ अपने ट्रिक में उलझा लेगी आपको, निकल नहीं पाओगे। चलो सवाल देखो क्या कह रहा है। रमेश कह रहा है कि अपनी स्पीड 25% से बढ़ाता है और इसलिए ऑफिस 15 मिनट लेट पहुंचता है। ओरिजिनल टाइम टेकन कितना होगा रमेश का? आप इसको ए बी रूल से करिएगा प्लीज, है ना। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि रमेश जो है अपनी स्पीड को 25% से इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ प्लस 25%, और वो ऑफिस से 15 मिनट लेट जल्दी पहुंच जाता है, स्पीड ज़्यादा है तो देखिए सिंपल है। आप कहोगे कि अगर ये स्पीड प्लस 1/4 है तो टाइम आपकी 1/5 लेस होगी। अब अगर ओरिजिनल टाइम t था तो आप कहोगे t/5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15 मिनट होनी चाहिए। ऑल्दो मैं t/5 लिखना पसंद नहीं करता हूँ, जब आप समझ जाओगे ना तो लिखना मत। आप सिंपली कहोगे कि किस नंबर का 1/5 15 होगा, तो वो नंबर होगा 15 × 5 यानी 75 मिनट, राइट। तो ये टाइम कितना हो गया? 75 मिनट। क्या आंसर हो गया? सी। ऑलराइट, सिंपल है, सिंपल एप्लीकेशन है ये। तो ये सवाल देखो जरा, देखो क्या कह रहा है आपसे कि एक इम्तिहान हुआ और एक इम्तिहान में कह रहा है कि एक स्टूडेंट को 20% नंबर मिले, तो कह रहा है वो 5 नंबरों से फेल हो गया। एक और स्टूडेंट है जिसने 30% स्कोर किया और वो 20 नंबर ज़्यादा हो गए उसके पासिंग मार्क्स से। तो बताना है नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। देखो इस केस में ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये बोला कि एक कोई स्टूडेंट है, यहाँ कहीं पासिंग मार्क का लेट से बोर्ड लगा हुआ है। तो एक स्टूडेंट है जिसको कह रहा है 5 नंबरों से जो फेल हुआ है, लेस मतलब पासिंग मार्क से 5 पीछे है, इसको मिला है 20% मार्क, ठीक है। एक नंबर है जिसने 30% स्कोर किया है और वो 20 मार्क्स ज़्यादा है, प्लस 20, इससे माइलस्टोन से 20 आगे। तो बताना है कि नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इज। तो देखिए लोग जो यहाँ मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये काम तो सही करते हैं, वो कहते हैं कि इनका गैप हो गया 10% का, 30 माइनस 20 10%, ये 25 के बराबर है, क्योंकि ये इतना 5 है और ये इतना 20 है, तो 25 हो गया। तो फिर वो निकालते हैं 100% और कहते हैं 100% आपका 250 के बराबर हुआ। फिर वो कहते हैं कि इसका जो 20% है वो निकालेंगे, तो वो मिलेगा इनको सीधे कितना मिलेगा? 250 का 20% 50 मिलेगा उनको। तो कहते हैं ये 50 है और इसमें से आगे जब जाओगे तो 5 आप जोड़ोगे। देखो ये माइनस जो लगा है इसका मतलब है इससे पीछे है, मतलब इसको नेगेटिव हटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 5 कर दो, ये 20 कर दो, तो आप कहोगे 50 में 5 जोड़ा तो ये 55 आ गया। फिर वो निकाल लेंगे कि 55 जो है ना 250 का कितना परसेंटेज है, तो उनको मिलेगा कि ये 22% है, राइट। बट अगेन देखो इन क्वेश्चंस को कैसे लेना होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। जब आपने ये रिलेशन लिखा ना, ये रिलेशन आपको 2 शक्तियां देता है। एक शक्ति आपको दे रहा है कि किसी भी परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, और एक शक्ति और भी दे रहा है किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो ये 5 बनेगा और यहां आ जाएगा 2%। ये कह रहा है 2% 5 के बराबर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 5 2% के बराबर है? लोग ऐसा सोचते नहीं है। लोग कहते हैं 2% इज इक्वल टू 5, तो हर जगह जाके परसेंटेज हटा हटा के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूं कि अगर 2% 5 के बराबर है तो 5 को 2% बोल सकते हैं, 10 को 4% बोल सकते हैं। ये कन्वर्जन का टूल है भाई। तो आप मुझे बताओ कि यहां जो 5 लिखा है, क्या मैं इसको सीधे 2% नहीं लिख सकता हूं? यस। तो ये अगर 20% है और 2% इसमें जुड़ गया तो क्या ये 22% सीधे नहीं बन गया? यस। तो क्यों टेढ़ा मेढ़ा काम करते हो? ये अंडरस्टैंडिंग का गैप पता है कहां से आता है? क्योंकि आप सोचते नहीं हो, राइट। ये जब टूल आपने देखा तो चूंकि आप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हो तो आपका दिमाग भी लेफ्ट से राइट की तरफ ही चलता है, कभी राइट से लेफ्ट गया ही नहीं।
वरना लोग आपको क्या बोलते हैं कि आप उल्टी खोपड़ी को, स्कूल में आपको नंबर ही नहीं मिलते, फेल कर देते हो। तो स्कूल में फेल होने के डर से आपने कभी राइट टू लेफ्ट सोचने की कोशिश ही नहीं करी, आप हमेशा लेफ्ट टू राइट सोचते हो। एंड दिस इज नॉट ए ट्रिक, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू लुक एट द थिंग्स जैसी हैं वैसी देखना उसको। तो मैंने कहा जैसे यहाँ से परसेंटेज से नंबर में जाते हैं, नंबर से परसेंटेज में भी जा सकते हो भाई। तो अगर मुझे पासिंग मार्क में इंटरेस्ट होता तब तो हम इस कन्वर्जन का यूज करते कि मुझे पासिंग मार्क निकालना है, लेकिन अगर मुझे पासिंग परसेंटेज चाहिए तो इतनी सारी परसेंटेज वैल्यूज दी हैं भैया, उनका यूज करो ना। सीधे 5 को 2% के इक्वेट करके जोड़ दो, बस 22% आंसर हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं पर काम की हैं और आप इस पर ध्यान नहीं देते हो, ये फैक्ट है। ठीक है, ये सवाल देखो, कह रहा कि एक इम्तिहान है, उसमें कुणाल को 20% ज्यादा मार्क मिले सुशांत से, लेकिन राजेश से 10% कम मिले। और कह रहा है अगर सुशांत के नंबर 1080 हैं तो बताना कि परसेंटेज मार्क ऑब्टेन बाय राजेश इन द फुल। दिखाते हैं क्या है आपको। कह रहा है कि कुणाल को सुशांत से, यहां देखिए कुणाल है, कुणाल को 20% ज्यादा मिले हैं सुशांत से। ये कोई सुशांत है, इससे 20% ज्यादा हो गए। ऑलराइट, और क्या कह रहे हैं वहां से कि राजेश से 10% कम मिला है, तो यहां राजेश है, इससे इसको 10% कम मिला है। और कह रहा है कि सुशांत को जो मार्क्स मिले हैं वो 1080 है, तो ये नंबर कितने हैं आपके 1080 है। और आपको क्या कह रहा है कि बताओ कितना परसेंटेज मार्क मिला है राजेश को अगर पूरे मार्क्स 2000 हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल मार्क वो कह रहा है कि आपका 2000 है, ओवरऑल मार्क्स आपको दिया है कि 2000 है। तो मैं दिखाता हूं नॉर्मली जो लोग स्कूल के विक्टिम हैं, उनके साथ क्या होता है। देखो ध्यान से, उनके साथ क्या होता है। वो पहले कहते हैं कि 1080 का 20% निकालेंगे, और 20% वो कहेंगे 10% 108 होता है, 20% आपका होता है 216। इसको जोड़ेंगे तो उनको ये वैल्यू मिलेगी 1296। फिर वो कहेंगे कि ये जो वैल्यू है राजेश के नंबर निकालने के लिए, वो कहेंगे देखो 90% ऑफ राजेश का नंबर इज इक्वल टू 1296। फिर वो कहेंगे राजेश का नंबर इज इक्वल टू 1296। ऐसे लिखते हो ना, बड़ी दिनों बाद मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना मुझे पसंद नहीं है। एनीवेज, ये डिवाइड किया, फिर वो ऐसे ऐसे कैंसिल आउट करते हैं, फिर 9 से इसको डिवाइड करते हैं, कहते हैं 9 1 ज़ा 1, 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा, तो फिर कहते हैं कि ये वैल्यू हो गई 1440। तो कहते हैं देखो ये वैल्यू आ गई कि इसके 1440 नंबर है, 1440 नंबर हैं, 2000 में परसेंटेज निकालना है, तो कहते हैं देखो 1440 बटे 2000 हुआ। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 72 आ गया, और आंसर कितना आ गया बी 72%। क्लियर, ये तरीका है, आप लोग करते हो ऐसे, है ना। दिस इज द वे यू सॉल्व बिकॉज यू डोंट थिंक। ओके, सो मैं आपको सोचना सिखाता हूं, और मुझे समाज से निकाल मत देना कि मैं ऐसे क्यों सोचता हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि इस तरह से सोचना ही गुनाह है, ठीक है, पर आप मुझे बताना कि क्यों गुनाह है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या अभी लिखने जा रहा हूं। देखो यहाँ सुशांत है जो कि 1080 है, यहाँ आपका राजेश वट एवर ही इज, ये -10% है, और ये वैल्यू है मेरी +20%। अच्छा, मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, मुझे अल्टीमेटली निकालना है कि 2000 में परसेंटेज क्या है, यही निकालना है ना, और कुछ निकालना है। तो मैं कहूंगा कि मैं 2000 में इसका परसेंटेज पहले निकालूंगा। 2000 में सुशांत का परसेंटेज आपको पता है कितना है, 54% है। वो परसेंटेज का सिंबल अभी लगाऊंगा नहीं, बाद में लगा दूंगा। मुझे पता है कि ये 54% है आउट ऑफ 2000। ठीक है, 54 हुआ। अब आप इस 54 को सीधे 20% बढ़ा दो। अगर आप 20% बढ़ाओगे तो आप कहोगे ये 54 इंटू 20.2 से मल्टीप्लाई किया तो 10.8 ऐड हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 64.8। आपको पता है परसेंटेज सिंबल मैंने लगाया नहीं है, छुपा हुआ है, बाद में लाऊंगा। फिर ये वैल्यू अगर -10% है, क्या आपने AB रूल पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, तो आप कहोगे ये अगर -1/10 है तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, +1/9। अब आप इसका 1/9 निकालना जरा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 7, 9 7 63, 9 दूना 18, 7.2 बोलते हो आप। 7.2 इसमें अगर आप जोड़ दो तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, 72। अब जो परसेंटेज सिंबल मैंने नहीं लगाया था वो लगा दो हर जगह पर, दैट्स द आंसर। ठीक है, जस्ट लुक एंड कंपेयर। जो हम पहले कर रहे थे उसमें हम अननेसेसरी बड़े बड़े नंबरों से डील कर रहे थे।
आपको जब आंसर परसेंटेज में निकालना है भाई, तो परसेंटेज को लेके चलो ना। ये जो थॉट प्रोसेस है ये मिसिंग है आपके अंदर, क्योंकि आप कभी सोचते नहीं हो। मैं आपको, कई लोग मेरी इस एटीट्यूड को बुरा मानते हैं कि मैं इतना क्यों आपको बोलता हूं, बट ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो। राइट? क्या मैंने किसी किताब से सीखा है? कुछ भी नहीं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है भाई। व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन, नेचुरली ये मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मेरे दिमाग में किताब वाली चीजें नहीं चलती हैं। व्हेन आई लुक एट एनीथिंग कि मुझे क्या निकालना है, आई जस्ट थिंक नथिंग एल्स। आई जस्ट थिंक अच्छा इसमें ये निकालना है, तो हम क्यों ना परसेंटेज से चलें सीधे, जब परसेंटेज ही निकालना है तो दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर फास्टर। इट्स जस्ट अबाउट आपकी जो थिंकिंग करप्ट हो चुकी है उसको खोल रहा हूं, और कुछ नहीं। नेचुरली मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे ही सोचना चाहिए था, लेकिन जो पर्दा लग गया ना आंखों में स्कूल का, उसने बर्बाद कर दिया आपको। बट वो पर्दा अगर उतरेगा तो ये हो आप, दिस इज हाउ यू विल थिंक कि यार ऐसे भी तो सोच सकते हैं, है ना? ठीक है, ये इंप्रूवमेंट आएगा, साथ में बने रहो कुछ दिन तक। अब आप लोग कहते हो कि ये चीज एग्जाम में नहीं लगेगी। देखिए, जो चीज आप इतने सालों से करते हुए आए हो उसको करेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आज मैंने अभी आपका पर्दा उतार दिया है ना, अभी घर जाओगे ये पर्दा फिर से आ जाएगा। Therefore, you need to continuously keep on working. Whenever you look at the question, बिना किसी कहते हैं प्रीवियस नॉलेज के उसको देखने की कोशिश करो। हमेशा जब आप एक सवाल देखते हो, मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम लूंगा। हाउ डू यू सॉल्व ए क्वेश्चन? हाउ डू यू सॉल्व ए मैथ क्वेश्चन? एंड व्हाट इज डिफरेंस इन मी एंड यू राइट नाउ? When you look at the question, you search from your memory कि क्या ये क्वेश्चन कभी मैंने किया है, and your memory says okay yes this is available in the database, this is available in the database. From that database you simply copy the entire method. आपको पता नहीं चलता है, लेकिन होता यही है। प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, आपको मालूम नहीं चलता कि आप कहीं से स्कैन करके ला रहे हो। बट व्हाट आई एम टीचिंग यू इज समथिंग व्हिच इज स्पॉन्टेनियस, राइट? दीज थिंग्स आई हैव डन स्पॉन्टेनियसली while doing the questions, because I had nothing in my memory. If you have in the methods are in your memory, right, there is a problem, you will never think. ठीक है? I'm not saying you don't learn, you learn but keep unlearning things which are not good. जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है, कम से कम उनको अनलर्न करोगे तभी रास्ते खुलेंगे आपके। ठीक है? बिलीव मी यू विल एंजॉय। तो थोड़ा डेटाबेस रखो, रेस्ट दे दिया करो थोड़ी देर के लिए। डेटाबेस को जैसे आप रेस्ट दोगे ना, आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलने लगेगा, है ना? चलो ये देखो सवाल कह रहा है, एक फैक्ट्री में 60% जो वर्कर्स हैं वो 30 से ज़्यादा एज रखते हैं, और इनमें से 75% आपके क्या हैं, मेल हैं, और रेस्ट फीमेल हैं। 1350 मेल वर्कर्स हैं एबव 30 ईयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हैं? तो बड़ा आसान सवाल है। 60% वर्कर जो है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा हैं, उसमें से 75%, 3/4 इस नंबर का कितना होगा? 45% मेल हो गए। ठीक है, बाकी क्या हो गए? बाकी तो फीमेल होंगे फिर, है ना? सो 45% अगर मेल हो गए तो फीमेल कितना हो गया, आप बताओ जरा। यही तो हुआ ना कि एक फैक्ट्री में 60% वर्कर जो है 30 ईयर की एज से ज्यादा हैं, और उसमें से 75% मेल हैं, और वो वैल्यू आपकी किसके बराबर दी है? 1350। तो आप कहोगे 45% आपको क्या दिया हुआ है? 1350। तो आई थिंक इट इज डायरेक्टली 3000, ए ऑप्शन, है ना? ऑलराइट, ये सवाल देखो। देखिए मतदान वाले सवाल हैं। ऑलराइट, समय हो गया क्या? हाँ ठीक है, छोड़ो। देखिए मतदान वाला सवाल मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मतदान वाले सवालों में थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ओके, सो आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन लेटर इन द नेक्स्ट क्लास में भी। ओके, सो थोड़ा सा बता दूंगा। एक फ्लो चार्ट है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर गए तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना इलेक्शंस में, कभी फंसेंगे नहीं। राइट? इलेक्शन में बड़े अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। सो आई विल टेल यू द एंटायर लॉजिक हाउ दोज क्वेश्चंस आर क्रिएटेड। वंस यू अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट क्लास, यू विल नेवर एवर हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। बिलीव मी, एग्जामिनेशन कह रहा हूँ, ये वाले जो सवाल होते हैं इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आप आता है तो आप लगा लो, बट मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद इसको कराऊंगा। ठीक है? बाकी कोई सवाल आपका ऐसे जनरल है तो आप पूछ लो, है ना? क्योंकि कल तो संडे, कल मेरी क्लास होगी नहीं, मंडे को मिलूंगा आपको 6 PM। ऑलराइट, तो देखिए दो चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दो। पहली बात तो ये है कि अगेन आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू चेंज द वे यू थिंक। राइट? क्लियर? चेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं
कोई चीज़ आपके ऊपर थोपना चाहता हूँ, डोंट थिंक लाइक दिस। कई लोग पता है क्या बोलते हैं मेरे बारे में, वो ये बोलते हैं कि मैं बच्चों की थिंकिंग खराब करता हूँ, राइट? उनको ये पता नहीं है कि दिस इज योर नेचुरल थिंकिंग, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन हु इज मेड फ्रॉम द बुक्स। अगर मैं किताबों से ऐसा नहीं बना हूं तो डेफिनेटली दिस इज अ नेचुरल थिंकिंग, ओके? दिस इज योर नेचुरल थिंकिंग, ओके? बट आप खुद बताओ कि अगर एक ही चीज बार बार करते रहोगे बचपन से, तो जाहिर सी बात है वो चीज अब आपको नहीं लगेगी, है ना? अब आपको लगता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, कोई बोलता है यू आर गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, यू आर अननेचुरल। कुछ भी नहीं है, मैं बहुत सिंपल हूं। आपकी वो सिंप्लिसिटी चली गई क्योंकि आपको लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया। समझ रहे हो? दिस विल बी योर थिंकिंग व्हेन यू डू नॉट कैरी द मैथमेटिकल मेमोरी। जो मेथड्स हैं, आई एम नॉट सेइंग यू फॉरगेट टू ऐड नंबर्स, दैट एनीवन हैज टू डू, बट जब आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी रट के रखते हो ना मेमोरी में, देन यू विल हैव ए फिक्स रूट। वही तरीका है आपका, वही रास्ता है, क्योंकि आप हमेशा वहीं जाओगे। यू विल नेवर एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो जो भी लोग आपको ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नया एक्सप्लोर मत करो, वो बेसिकली पता है क्या आपको, वो डरते हैं। दे वॉन्ट टू लिव इन ए सिक्योरिटी, दे डू नॉट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द कुकून जो उन्होंने क्रिएट किया है ना? कि यार फॉर्मूले में वैल्यू डालने से आंसर आ जाता है ना, तो क्यों कुछ और नया ट्राई करें? तो दे आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी। यार मेरे को सिक्योर रहना है, तो उनको डर लगता है कि वो कुछ एक्सप्लोर करें, ठीक है? बट आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड एक्सप्लोर। ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट नॉट? किस बात से डरना? तो अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी नेचुरल थिंकिंग जो है ना, वो दैट इज वेरी पावरफुल। ओके, सो मैथ को हिस्ट्री बना के नहीं पढ़ो यार, ठीक है? कम से कम उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ो। थोड़ा सा भी चेंज अगर आपके अंदर आ गया ना, आएगा, साथ में रहोगे तो बस इतना तो है कि आप एग्जाम में बाकी लोगों से बेहतर सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, ठीक है? फॉर श्योर। ठीक है, तो चलिए आप सभी को धन्यवाद, और फिर मिलेंगे कब? मंडे को मिलूंगा 6 PM पे, ठीक है? कमीशन वाले सवाल भी कराएंगे, सब कुछ कराऊंगा, ठीक है? अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय, थैंक यू।